बजट के बारे में आयोजित की है। ये बजट इस बार निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा विजनरी बजट है कि जिसमें गरीब के कल्याण के बारे में बात हुई और देश को आगे बढ़ाने की बात हुई। आर्थिक मजबूती की नई आशाएं लेके ये बजट आया है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस बजट के ऊपर बात करने के लिए आदरणीय किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनॉरिटी अफेयर्स यहाँ पे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय किरण रिजिजू से कि इस बजट के ऊपर अपनी वार्ता रखें और इस वार्ता के बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ उसी इशू के ऊपर करें जो बजट का इशू है, जिसके ऊपर चर्चा हो। शुक्रिया जी। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि बजट पूरा देश ने सुना है और बजट से देश के लिए क्या फ़ायदा है वो भी आप सबको मालूम है, इसलिए बहुत डिटेल से दोबारा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तय हुआ हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सीनियर मिनिस्टर्स खुद जा कर के स्टेट्स का कैपिटल में और इम्पोर्टेंट शहरों में जा कर के हमारे मीडिया बंधुओं के साथ वार्तालाप करें ताकि जनता को कुछ बातें बहुत करीब से पहुंचा सके। मैं बहुत खुश हूं कि आपके बीच में आने का मुझे फिर से मौका मिला। मेरे लिए जम्मू कश्मीर कोई नई नहीं है। मैं अलग अलग विभाग संभालते समय हर विभाग में यहाँ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। आज बजट के बारे में चर्चा करना है थोड़ा सा। मुख्य रूप से आपको ये देखना होगा कि बजट से आम लोगों को क्या मिला है और देश के लिए क्या फ़ायदा है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत ख़ास पेशकश इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में तो आप सबको मालूम ही है, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पदभार संभाला तब जम्मू कश्मीर का क्या हालत था और आज कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है वो भी आप सबको मालूम है। इस बजट में सबसे पहले तो हमारा जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, कोई करोड़पति, कोई मिलियनर नहीं, मिडिल क्लास बहुत सिंपल से अपना ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए हमारा देश का इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा रिलीफ और सपोर्ट ना कभी सोचा है ना कभी मिला है। जो नहीं सोचा और जितना मांग नहीं है उससे भी ज़्यादा इस बजट में दिया है। लोग कहते थे कि जब हम लोग सरकार में आए तो 2 लाख छूट, टैक्स का छूट था, तो लोग एक्सपेक्ट करते कि 2 लाख से 2.5 लाख होंगे, 3 लाख होंगे। मोदी जी का समय में 2 लाख से 7 लाख तक ले गए, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा दुनिया में एक मिसाल है कि वेलफेयर सरकार अपने लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक चर्चा का विषय है दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। और इसमें जो टैक्स का लैब्स है, अलग अलग लेयर्स है, वो डिटेल में कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो
अलग अलग टैक्स का रिलीफ है। ये सिर्फ 12 लाख तक रिलीफ नहीं है, कई रिलीफ उसमें प्रदान किया गया है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग कमाई करते हैं, फिर कमाई में जो टैक्स होता है, इंटरेस्ट में जो टैक्स होता है, इसमें भी छूट दिया गया है। आप अगर लोन लेता है या टैक्स एट द सोर्स जो डिडक्शन करता है उसमें कमी, हर लेयर में टैक्स का छूट इतना दिया गया है कि मिडिल क्लास अपना ज़िंदगी आराम से जी सके। और अभी इनकम टैक्स को लेकर के एक सिंप्लीफिकेशन, सरलता के लिए नया कानून हम लोग बना रहे हैं। परसों कमेटी बनाया और पार्लियामेंट्री एक सिस्टम होता है, सेलेक्ट कमेटी बना करके इनकम टैक्स को भी बहुत सरल करने का मोदी सरकार ने निर्णय किया है। तो सबसे पहले तो हमारा मिडिल क्लास लोगों के लिए जो राहत दिया है उसके लिए मैं पूरा हमारे मिडिल क्लास कम्युनिटी को अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा छूट इस बार मिला है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में एक विशेष परिस्थिति है। कश्मीर में तो आपने देखा है, यहाँ लोग सेब उगाते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत राहत इस बार मिला है। और आपका जो कश्मीर में सामग्री पैदा होते हैं वो लोकल मार्केट ही नहीं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक मिशन इस बजट में घोषणा किया गया है, ताकि यहाँ जो मेहनत करता है, कश्मीरी आर्ट्स, कश्मीर में कारीगरी का बहुत फेमस है, बहुत नाम है, उसको दुनिया के सामने में आपको प्रोडक्ट को ले जाने के लिए स्पेशल मिशन मोड में इस बार अनाउंसमेंट जो हुआ है, इसमें पूरा इंटरवेंशन करके सपोर्ट मिलेगा। आपको लोन ले करके आप प्रोडक्शन में इंक्रीज करके आपका प्रॉफिट मार्जिन को तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में कश्मीरी आर्ट ये दुनिया का सामने में जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये बजट के बाद में यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आएगा पूरे आपका इंटायर जम्मू कश्मीर में, और इस वैली में तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा तुरंत देखने को मिलेगा। अभी मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मिनिस्टर हूँ, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि मैं अगले 2-4 महीने के अंदर में बहुत बड़ा यहाँ मेला लगाऊंगा, जिसमें कश्मीरी जो कारीगर है वो अपना सामान आराम से वो वहाँ जाके वो सेल कर सकते हैं। अभी मैंने दिल्ली में लगाया था, सबको फ्री, हम लोग आने जाने का खर्चा भी हम लोग डिपार्टमेंट देते हैं, खाना पीना सारा हम लोग इंतज़ाम कर देंगे। बस आपके लोग अपना सामान लेकर के बाज़ार में हम प्लेटफॉर्म बना देंगे, आप उसमें अपना सामान को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्मॉल स्केल, मीडियम और जो लार्ज स्केल का तो होता है, पर विशेष करके मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़ास काम इसमें हुआ है। उसके बाद में जो इस बार का बजट में फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। आपका क्रेडिट फैसिलिटी से लेकर के आपका जो सामान को किस तरीके से सरकार प्रोक्योरमेंट से लेकर के मार्केट तक ले जाने का प्रावधान सरकार ने जो करने का निर्णय किया है, उसमें भी कश्मीर एरिया में आपका किसानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ जो नाफेड और NCCF है, इनके माध्यम से मार्केटिंग का भी सरकार बहुत बड़ा योगदान आपको देने वाले हैं। युवाओं के लिए जो स्कूल और कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए नए नए इनोवेटिव, नए नए आइडिया को फैसिलिटेट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब का जो घोषणा हुआ है, उसमें युवाओं के लिए विशेष करके बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुलने वाले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी में जो लोग पढ़ाई करता है सिर्फ डिग्री लेने से होता नहीं है, डिग्री के साथ साथ उसको एक्सपर्टाइज मिलना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में। जो बच्चे जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, इंटरेस्ट है,
वो उसके लिए स्पेशल हम लोग रास्ता खोल देंगे। इसलिए देश भर में मेक इन इंडिया का जो नया नारा लगाया उसमें आपको पूरा सहायता भारत सरकार से मिलेगा और राज्य सरकार के साथ तालमेल करके बहुत मदद मिलने वाला है। यहाँ आपके जो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो काम हुए हैं, मुझे बहुत लंबा इसमें बताने का आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ 2-3 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आकर के यहाँ टनल का इनॉग्रेशन हुआ। उसी प्रकार से जो मेरे पास लिस्ट है, जैसे मैंने कहा, पूरा अगर हम लिस्ट आपको बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सबको मालूम है कितना नेशनल हाईवे, रेलवेज का अलग अलग क्षेत्र में कई काम हो रहे हैं। जैसे कि मैं जब खेल मंत्री था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में जब मैंने काम किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का मल्टी स्पोर्टिंग डिसिप्लिनरी का हॉल बनाया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का फैसिलिटी खोला गया है। हमने विंटर स्पोर्ट्स का यहाँ आयोजन शुरू किया, अभी होने वाले हैं फिर गुलमर्ग में। तो मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते समय गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू किया था। वो एक आकर्षक, आपको अट्रैक्शन, लोगों को कश्मीर की तरफ खींचने का बहुत बड़ा इवेंट है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने का साथ साथ ये एक टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए ये काम हुआ है। और ये डल लेक में हमने वाटर स्पोर्ट्स का भी कार्यक्रम शुरू किया था। अभी तो विंटर है, शायद अभी तो ये वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहा होगा, लेकिन समर में काफ़ी एक्टिविटीज़ करने का हमने शुरू किया है। उसके बाद में आपके यहाँ में हम लोग, मैं जब लॉ मिनिस्टर था, मैं जब कानून मंत्री था, तब भी आप लोग ने देखा होगा यहाँ नया हाई कोर्ट बिल्डिंग हम लोगों ने फाउंडेशन लगाया। अभी मैंने पूछा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे बताया, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी डिपार्टमेंट का, ये एवरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर में जो बन रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फोकस्ड अटेंशन आपको जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में जम्मू से यहाँ कश्मीर वैली में आना भी अपने आप में एक मुश्किल का हालत फेस करना पड़ता था, क्योंकि ये जो पास है जम्मू से उधमपुर होकर के आने में कितना दिक्कतें हैं। अभी तो टनल तो ऑलमोस्ट रास्ता ही कंप्लीट हो गया, ट्रेन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो हमारा हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन के रूप में कश्मीर घाटी और पूरा जम्मू एंड कश्मीर बनने जा रहा है। यहाँ मैंने जो मैं तो प्राइम मिनिस्टर का साथ में शुरू से मंत्री रहा है, पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर का साथ में ओथ लेकर के मैंने खुद देखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने मंत्रियों को, पूरे मंत्रियों को कहा कि सब अपना विभाग, अपना डिपार्टमेंट को समझने के लिए कश्मीर में जाना है और कश्मीर में ग्राउंड में जाकर के वहाँ इम्प्लीमेंटेशन में पूरा आप ज़मीनी हकीकत देखने के लिए जाना है। तो हर मंत्री आते हैं। तो मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ और 2014 से 2025 के बीच में जो बदलता हुआ हालत मैंने देखा है, मैं कह सकता हूँ कि विद इन शॉर्ट टाइम, बहुत लंबा टाइम इंतज़ार करने का आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व भर में सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन में ये जम्मू कश्मीर को माना जाएगा। इस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कई पॉइंट्स है, मैं अभी इसलिए इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ पूछने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरा अभी मैं सब्जेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाइज जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन
आपको दिया है। अगर आपको क्लैरिफिकेशन और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किरण जी, मैं गुलिस्तान न्यूज़ से इमरान नाइक हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब परसों यूनियन बजट पेश किया गया तो 41,000 जम्मू कश्मीर के लिए एलोकेट किया गया था, लेकिन यहाँ जो ट्रेडर्स है, यहाँ जो स्टेक होल्डर्स है, इवन की जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, इवन के इलेक्टेड गवर्नमेंट जो यहाँ की है, तो उन्होंने कहा कि इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि लास्ट ईयर 42,200 बजट जम्मू कश्मीर के लिए एलोकेट किया गया था। हालांकि इस बार पुलिस के लिए चूँकि 9,000 करोड़ का जो एलोकेशन है वो रखा गया। एक तो ये कि इसमें कमी क्यों की गई, तो उस पर स्टेक होल्डर्स ने भी बात की है। दूसरा मेरा ये है कि नेक्स्ट मंथ से यहाँ का स्टेट सेशन शुरू हो रहा है बजट का, तो वो बजट किस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ अभी ड्यूल गवर्नमेंट है, पावर्स पूरे नहीं है, सो आम लोगों के लिए वो बजट क्या मायने रखता है? देखिए, सबसे पहले तो जो बजटरी एलोकेशन है वो आपका स्टेट, अभी यूनियन टेरिटरी है, ये एलोकेशन उस हिसाब से है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बताया कि जो आपका खर्चा करने का कैपेसिटी है वो पैसा अवेलेबल कर रहे हैं, उसके अलावा आपको जो भी ज़रूरत है वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि पैसे तो आपको खर्चा करना है, खर्चा करने के लिए आपके पास कैपेसिटी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल स्कीम्स ऑनगोइंग है उसका तो आपको हिसाब नहीं है इसमें, ये तो आपको स्टेट को एलोकेट किया गया है। जो सेंट्रल स्कीम्स है और ऑनगोइंग स्कीम्स जो चलते हैं, वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हिसाब करेगा तो लाखों में जाएगा, लाखों करोड़ में जाएगा। लेकिन जो आपको एलोकेट जो किया गया है वो इस हिसाब से कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्च आपने किए हैं और उस खर्चा करने का कैपेसिटी को देखते हुए आपको बजटरी एलोकेशन किया जाता है। वरना इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं तो अपोजिशन एमपी भी रहा हूँ, कई सालों तक मैंने पार्लियामेंट में देखा है जब कांग्रेस का बजट पेश करता था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट ही 1 लाख करोड़ था। अब आप सोचिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 11 लाख करोड़ पार हुए हैं। 10 साल के अंदर में 11 टाइम्स जंप होना, तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना अच्छा हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल जो फिस्कल मैनेजमेंट कितना बढ़िया तरीके से होते हैं, हम बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और करप्शन बिल्कुल हम लोग सोचता भी नहीं है। आपने देखा होगा अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने 11 टाइम्स मोदी जी का सरकार का 11th फुल टर्म बजट दिया। आपने 11 इयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर या कोई मिनिस्ट्री का एक स्कैम, करप्शन आपको नजर नहीं आएगा। मैं कह सकता हूं, जब हम अपोजिशन एमपी थे हर दिन हम थक जाते थे कांग्रेस का करप्शन के बारे में बोल बोल के। हर एक दिन किसी न किसी मिनिस्टर का करप्शन, किसी न किसी मिनिस्ट्री का स्कैम, हम बोल बोल के थक चुके थे। अब आप सोचिए, किसी मंत्री को एक दाग लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी मिनिस्ट्री को 1 रुपया का आप इधर उधर डाइवर्जन किया है आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन फ्री के साथ हम काम कर रहा है। उसका असर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड टाइम में काम हो रहा है। इसलिए जो टोटल कंपोनेंट ऑफ बजटरी एलोकेशन में आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना। सर, दूसरा सवाल जो इसके साथ मैंने किया था, अभी जो यहाँ पे चल रहा है, मतलब ड्यूअल सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट से पूछते हैं, कहते हैं हमारे हाथ इख्तियार में नहीं है, और कुछ चीज़ें जो है मतलब एलजी साहब कंट्रोल कर रहे हैं, स्पेशली सिक्योरिटी। कोई टाइमलाइन है मरकज के पास कि ये स्टेटहुड कब तक बहाल होगा? देखिए, आप पीटीआई से है, आपको इसका अच्छा से आइडिया होगा। पॉलिटिकल क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ, मगर क्या है कि आज ये बजट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं बजट के लिए एक अपडेट देने आया हूँ। वैसे आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी बजट में नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अभी मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगा स्टेटहुड का, ये सब तो क्या है ना, ये पूरा हेडलाइन बिगड़ जाएगा। Let's put the question this way. When will the state government get its fiscal autonomy? I can say only one thing.
Jammu and Kashmir is within the status of union territory at the time. आज का दिन में ये यूनियन टेरिटरी है. जब यूनियन टेरिटरी होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं. बट वी हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट. सो जम्मू एंड कश्मीर इज a union territory with legislature, and we have a very successful elected state government which was elected very recently. So now we can't comment on the division of power and functioning at this point of time. But Prime Minister and the Home Minister already had made very clear indication in the past that in due course of time the statehood will be restored and the powers and function will be demarcated very clearly. At this point of time, why I don't want to comment on the structure of the governance as well as the timeline for statehood and the division of powers between the governor and the office of the chief minister, because I am confined to the budget press conference, so I would not like to venture into the political and the governance side. Otherwise, the headline will be diluted. Mr. Rijiju, you talked about the corruption. So recently here, the ACB, which is under the Lieutenant Governor, they arrested 2 government employees for the scam in the smart city project. Yes. And immediately, a couple of officers were shifted from the ACB. So when you talk about being transparent and having not tolerating the corruption, what do you have to say about that? And people say the rope has been a little halted after the transfer of the officers. Now, I believe what you said is very correct. Any act of corruption, if found out to be true, then strictest possible action will be taken. There is a zero tolerance against corruption in our government. So if this kind of wrongdoings are found, then actions are being taken. That is why this particular case which you mentioned about was found out and are to be had taken place. So in such manner, if anybody, whether it's by the government officers or by any of the agencies or private people working with the government, then action will be initiated. There is no loophole whatsoever from the central government side in terms of taking action against any corrupt practice. So I believe the clean and the sound governing system what you have seen in central government will have a percolating effect in all other states also, including Jammu and Kashmir. किरण जी, आप माइनॉरिटी अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। आप माइनॉरिटी अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। पिछले 24 घंटे से कश्मीर में खास तौर पर एक खास आइडियोलॉजी की किताबें पुलिस कॉन्फिस्केट कर रही है। मौलाना मौदूदी की किताबें हट रही हैं। क्या मैं वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से हमारा नजरिया को मैंने आपको बताया। अगर स्टेट का प्रशासन, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस हो या उसका कोई भी एजेंसी अगर कुछ कार्रवाई करता है, तो कार्रवाई किस विषय में और किस कारण से किया है, वो जब तक मैं जानकारी नहीं लूँगा तब तक मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो कल विदेश में था, रात को पहुंचा और सीधा कश्मीर में आया, तो इसीलिए मैं उसका डिटेल में अभी मैंने उसका जानकारी नहीं लिया। Sir, I have a question. As a minority minister, many Muslim organizations and the leaders have expressed concern and the reservations over the Waqf bill. How is the government addressing their concern? One. Second is, if the bill is meant for the welfare of the Muslims, why there is a large-scale opposition from within the community as well as the opposition? देखिए, एक चीज़ आप लोग, मैं आज कश्मीर में हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कई तरीके से अफवाहें भी फैलाया गया है और कुछ नैरेटिव्स भी चलाया गया है। मैं बहुत साफ आपको कहना चाहता हूँ, जब हमने ये बिल पेश किया पार्लियामेंट में, हमारा इंटेंशन बहुत साफ है और हमने पार्लियामेंट में बताया भी इस बात को कि वक़्फ़ बिल अमेंडमेंट का सोल ऑब्जेक्टिव्स है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी गरीब मुसलमान, महिला, बच्चों के लिए काम में नहीं आ रहा है। करोड़ों का वक्फ प्रॉपर्टी के बाहर में अगर कोई भीख मांग रहा है तो ये अफसोस की बात है। तो इसलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में प्रावधान बहुत साफ किया है कि ये मुसलमानों से ये प्रॉपर्टी छीन के किसी को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप नहीं कर सकते हैं। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, आप किसी का प्रॉपर्टी कैसे लेंगे? ये तो
प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंटली मैनेज करने का और वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी जो कोर्ट में ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है और प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लोगों का भला के लिए कोई काम नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है। ये कुछ लोगों ने इसको अपोज जरूर किया। मेरे पास हजारों मुसलमान जो प्रतिनिधि आए हैं, महिलाओं का प्रतिनिधि, हजारों मुस्लिम महिलाएं मेरे पास में आए, सबने मुझे तारीफ किया। Chandrababu Naidu and Minister Nitish Kumar on board? हाँ, सब साथ में है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा किया गया है कुछ लोगों ने। मुसलमान एमपीज, पार्लियामेंट का अंदर मुसलमान एमपीज ने मुझे कहा है कि ये अच्छा काम हो रहा है, मजबूरी से प्रोटेस्ट करते हैं अपने पार्टी के दबाव से। Can you name a few of them? नहीं, मैं इस तरह का ये इंडिविजुअल वो नहीं जाता हूँ। Jama Masjid continues to be shut on important Muslim events. हाँ जी, Jama Masjid, last 6 years they have been shut or key. नहीं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और स्टेट का जो काम है उसमें मैं डिटेल में इसलिए टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जानकारी लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं बजट का बात को लेकर के डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग छपेगा वो चीज़। हम इतना अच्छा काम किए बजट में, आप तो मैं इतने कश्मीर में आए आपसे बात कर रहा हूँ और आप इसका खबर किसी को नहीं बताएंगे, तो ये तो नुकसान जो है कश्मीर के लिए भी और मेरे लिए भी, पार्टी के लिए भी। बजट ओनली जिस तरीके से वादी कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसको यहाँ की इकोनॉमी का बैकबोन समझा जाता है, लेकिन पिछले सालों से यहाँ के जो फार्मर्स है